अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, आज हमने पढ़ना है। प्रोटीन तक तो हमने कल पढ़ लिया था। अब प्रोटीन के बाद जो टॉपिक है वो है सर प्रोटीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोटीन के बाद जो टॉपिक है वो है एंजाइम्स। यस सर। कहते हैं हमें एंजाइम्स पढ़ने। आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट वगैरह देख लिया? कोई मसला तो नहीं है उसमें? जो हमने पढ़ा है नहीं सर, सब कार्बोहाइड्रेट। सुन लिए। ठीक है। सर बस डायबिटीज का जो कॉलम है ना, उसके अंदर थोड़ा सा मसला आ रहा है। डायबिटीज का तो वही है कि शुगर से शुगर का कोई भी ताल्लुक नहीं, कार्बोहाइड्रेट का कोई भी ताल्लुक नहीं डायबिटीज से। इसका ताल्लुक होता है फिर बॉडी की फटीग से या परेशानियों से, या इसमें ये लिखा तो होगा उसमें क्या मसला है। और क्या मसला है इसमें? तो सर बहुत अजीब अजीब सी टर्म्स है इसके अंदर। टाइप हाँ। टू डायबिटीज। हाँ, टाइप टू डायबिटीज वो होती है ना जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, जिसमें इंसुलिन इंसान को लेना पड़ती है। ओके सर। ऐसा ही होगा तो ना। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, बस अभी जो है हम वो चलिए अभी देखें कि हमें जो है ना बायोकेमिस्ट्री के अंदर अब हमारे पास एंजाइम्स आ रहे हैं। एंजाइम्स जो है ना, लेकिन ये एंजाइम की बहरहाल एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एंजाइम्स जो है ना बड़े कॉम्प्लिकेटेड से मॉलिक्यूल होते हैं, इतने आसान मॉलिक्यूल नहीं होते। ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो है ना, मेटाबॉलिज्म के अंदर प्रोसेस ऑफ लाइफ है। केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस होते हैं, और ये जो है ना लाइफ की मेंटेनेंस के लिए मेटाबॉलिज्म ज़रूरी होता है। ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए, रेस्पॉन्स टुवर्ड एनवायरनमेंट भी मेटाबॉलिज्म की तो वजह से हो रहा है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस। ठीक है। इसमें नए मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, और इस बस ये एक एग्जांपल है उन्होंने दी कि दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए, एक एडिशन रिएक्शन हुआ और एक नया मॉलिक्यूल बन गया। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? डाइजेशन और ब्रेक डाउन। ये इसका ऑपोजिट है। इसमें चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं, एनाबॉलिज्म में चीज़ें मेकअप होती हैं, नहीं बन रही होती, और उसमें ब्रेक डाउन हो रही होती है। और ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल होती हैं। और ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल में जैसे कि डाइजेशन है। डाइजेशन बेसिकली हम तो समझ रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली केमिकली जो है ना, ये ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल विच कैन नॉट बी एब्सॉर्ब इनटू द into blood, into the smaller molecule which can be absorbed into blood to give you energy। यानी बेसिकली ये डाइजेशन का मतलब यही होता है कि वो मॉलिक्यूल जो कि बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, ब्लड के अंदर शामिल होकर हमें एनर्जी नहीं दे सकते। तो डाइजेशन का प्रोसेस उनको
छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है, जो कि हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं और हमको एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है। और जो नहीं हो सकते, जो एनर्जी, जिनके अंदर एनर्जी कम है या बॉडी इनकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो वो फीसिस की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं। इसी का नाम है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, यस बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो है ना छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहे होते हैं। अब एंजाइम जो है ना वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं और एक कैटलिस्ट का काम कर रहे होते हैं। और एंजाइम इज अ प्रोटीन दैट चेंजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आमतौर पर ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, इससे कि बॉडी के अंदर जितने सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो वो सारे रिएक्शन अगर बॉडी के बाहर करना पड़े तो कई 200, 250, 300 टेम्परेचर देना पड़ता है, उससे ज़्यादा भी देना पड़ता है। लेकिन यही सारे रिएक्शन जो है ना बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाते हैं। इसलिए कि हमारे बॉडी के अंदर इतने ज़बरदस्त कैटलिस्ट हैं जो आज तक हम दुनिया में वाले बना भी नहीं पाए। तो ये इन्हीं कैटलिस्ट का नाम है एंजाइम। ठीक है। यस सर। और ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। और जैसे उन्होंने बताया कि ये जो रेड कलर का जो कर्व है ना, ये वो है रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी, ये वो है जिसमें कैटलिस्ट नहीं है। और किसी भी रिएक्शन को में अगर कैटलिस्ट डाल दें तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन हम्म। हो जाती है। अच्छा, इम्पोर्ट एंजाइम कितने इंपॉर्टेंट है कि ऑल केमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एंजाइम्स टू वर्क। ठीक है, तमाम बॉडी के रिएक्शन में एंजाइम की हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से हो रहे होते हैं। और ये सिंथेसिस एंजाइम भी होते हैं, वो जो चीज़ों को सिंथेसिस में मदद देते हैं। ब्रेकडाउन के भी एंजाइम्स होते हैं जो चीज़ों के ब्रेकडाउन में भी हेल्प कर रहे होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम भी ब्रेकडाउन वाले एंजाइम में शामिल होते हैं। कैन नॉट लिव विदाउट एंजाइम्स। ठीक है। अब ये देखें एंजाइम किस तरह से काम करते हैं। एंजाइम जो है ना ये किस तरह से काम करते हैं इनको देखते हैं। सबस्ट्रेट वो चीज़ है, सबस्ट्रेट रिएक्टेंट को कहते हैं। ये वो चीज़ है जिसने जाके एंजाइम से रिएक्ट करना है। प्रोडक्ट वो चीज़ है होगी जो रिएक्ट एंजाइम से के साथ अपना एक्शन परफॉर्म करने के बाद जो चीज़ बाहर आएगी उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट्स होती हैं। उन एक्टिव साइट के ऊपर जो है ना केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। एक्टिव साइट को ये जैसे हमारे पास एक पेंटेनॉल है, तो पेंटेनॉल में जो एक्टिव साइट है वो अल्फा कार्बन होगी। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बीटा कार्बन होगी, बाकी सारे किसी यही अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन एक्टिव साइट हो जाएगी। बाकी सारे के सारे जो कार्बन वगैरह होंगी वो इनएक्टिव साइट होगी। सर हमने सब्सट्रेट पढ़ा था ना वहां पे, चैप्टर 17 में। हाँ, वहाँ पे भी सबस्ट्रेट रिएक्टेंट को कहते हैं, यहाँ पे भी सबस्ट्रेट रिएक्टेंट को कहते हैं। ओके सर। और सर जिस चीज पे वो सब्स्टिट्यूट होते हैं उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, सर पीछे वाली स्लाइड कहते हैं स्क्रीनशॉट लेने में। सर ले लिया, थैंक यू। अच्छा, ईच एंजाइम इज द स्पेसिफिक हेल्पर टू अ स्पेसिफिक रिएक्शन। तो ये ना रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं और रिएक्टेंट स्पेसिफिक भी होते हैं। यानी हर रिएक्शन में काम नहीं करेंगे, पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर रिएक्शन में ही काम करेंगे। और हर रिएक्टेंट पे भी काम नहीं करेंगे और हर रिएक्शन में भी काम नहीं करेंगे, बड़े स्पेसिफिक, बड़े चूजी होते हैं। Each enzyme needs to be the right shape for the job. Enzymes are named for the reaction they help. Sucrase breaks down the sucrose. ठीक है। प्रोटीएज ब्रेक डाउन से प्रोटीन। लाइपेज जो है ना ये ब्रेक डाउन कर रहा होता है लिपिड्स को। डीएनए का पॉलीमरेज क्या हो रहा होता है,
ये डीएनए के ऊपर काम कर रहा था। क्योंकि इनके नाम के ऊपर के आखिर में ना ASE आ रहा होता है, लाइपेज, पॉलीमरेज वगैरह वगैरह। ठीक है। यस सर। अभी देखिए, एंजाइम्स आर नॉट चेंज बाय द रिएक्शन। अब जैसे देखो कि ये सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट ने क्या किया, सबस्ट्रेट एंजाइम के नजदीक आया, फिर सबस्ट्रेट ने बाइंड कर लिया एंजाइम से। तो एंजाइम ने जिस समय बाइंड किया, उस समय एंजाइम ने अपना एक्शन इस पर परफॉर्म किया, और एक्शन परफॉर्म करने के बाद इसने क्या किया, प्रोडक्ट निकाल दी इसके अंदर से। अच्छा, अब इसके बाद है एंजाइम्स आर नॉट चेंज बाय द रिएक्शन यूज ओनली टेम्पररीली, उसके बाद ये रिकवर हो जाते हैं। ठीक है। जैसे हमने ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में देखा कि जो कैटलिस्ट आता है वो शुरू में आता है, बाद में रिकवर हो जाता है, तो एंजाइम भी रिकवर हो जाते हैं। ये कहलाती है एक्टिव साइट। ठीक है। और यस सर। ये सबस्ट्रेट कहलाता है। मेरे ख्याल से आवाज़ जो है ना, बड़ी तेज आवाज़ है इसकी, इसकी आवाज़ कुछ कम करना पड़ेगी। अच्छा जी, अब जो है ना, जरा आवाज़ कम कर दूंगा, आवाज़ बहुत कान में लगी। ठीक है। चलिए। अच्छा, अब देखें एंजाइम देखिए किस तरह से काम करता है। When enzyme attaches with the substrate, temporary enzyme substrate complex is formed। ये जो लम्हा है ना, जिसका प्रोडक्ट है, जहाँ वो ये जो एंजाइम के ऊपर जाके सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट बाइंड करता है, उस लम्हे क्या क्या बनता है, बाइंड कॉम्प्लेक्स करता है, बनता उस समय कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम ES कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ई से एंजाइम और एस से सबस्ट्रेट। ठीक है। है। जी सर। बाद थोड़ी देर में क्या होता है कि जो है ना, एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाती है। सर और क्या पिछली वाली साइड करिएगा, स्लाइड। थैंक यू सर, बस हो गया सर, थैंक यू सर। जो लॉक एंड की मॉडल है वो क्या कहता है कि जिस तरह लॉक होता है उसके अंदर एक होल होता है, उस होल के अंदर वही की जाके फिट बैठती है जिसके डिजाइन उससे मैच करता है, और जिस जिस की का डिजाइन मैच करता होगा उससे, तो वो उस होल में जाके बैठेगी और अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, यानी जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म कर देगी। जिस तरह लॉक एंड की में होता है ना, बिल्कुल इसी तरह एंजाइम जो है ना, एंजाइम के अंदर भी ना होल्स एंड होल्स होते हैं, यानी पॉकेट्स होते हैं, और जो उन पॉकेट्स के अंदर जो मॉलिक्यूल आके बैठ जाता है, तो वो आके फिर वही मॉलिक्यूल अपना काम परफॉर्म करने के काबिल होता है। और जो मॉलिक्यूल इस एंजाइम की इस होल में बैठ नहीं पाएगा, तो वो अपना एक्शन भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसको जो है ना, यस सर। इन्होंने बताया कि एंजाइम खाली था, उसके ऊपर आके यहाँ पे सबसे पहले देखें, एंजाइम क्या था, खाली था, उसके ऊपर आके बाइंड कर लिया सबस्ट्रेट ने और एक कॉम्प्लेक्स बन गया। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ी देर में क्या करेगा कि इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बना के बाहर निकाल देंगे और हमारा एंजाइम रिकवर हो जाएगा। ठीक है। यस सर। इसको कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। शेप ऑफ प्रोटीन अलाउज एंजाइम्स टू सबस्ट्रेट टू फिट। ये तो आसान सी बात है, स्पेसिफिक एंजाइम फॉर ईच स्पेसिफिक रिएक्शन सबस्ट्रेट। ये तो फिर भी आसान है। चलें जी, अब इसके बाद देखें, एक्टिव साइट इज अवेलेबल फॉर अनदर।
अच्छा, ये एक तो है लॉक एंड की मॉडल, एक है इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल ये कह रहा है कि बाज़ औक़ात जो 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 एंजाइम के अंदर पॉकेट है ना, जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, वो इंड्यूस फिट के अंदर क्या है कि वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा होता एंजाइम के होल से। तो फिर एंजाइम अपने अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लेके आता है, और इसको जो है ना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके फिर इसको बाइंड कर जाता है। ठीक है। मोल्डिंग ओके सर, ऑफ ये बोल्ड हो जाता है। मोल्डिंग मोल्डिंग ऑफ एक्टिव साइट, यानी एक्टिव साइट एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही थी सबस्ट्रेट पे, थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन इसके अंदर नेचर ने सलाहियत रखी है एंजाइम के अंदर की अपनी एक्टिव साइट को थोड़ा सा मोल्ड यानी थोड़ा सा चेंज कर सकता है, ताकि इसके ऊपर जो है ना वो आ सके, आके बैठ सके सबस्ट्रेट या मॉलिक्यूल। अभी इन्होंने आपको दिखाया कि सबस्ट्रेट है और एंजाइम है, फिर एंजाइम ने सबस्ट्रेट से बाइंड कर लिया, और उसके बाद क्या होगा। अच्छा, अब ये हम्म। क्या है कि ये देखें कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं एंजाइम की एक्टिविटी पर। तो पहला है कि टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और पीएच। अब ये देखें टेम्परेचर की बात करते हैं कि जो राइज इन टेम्परेचर है ना, वो जो है ना वो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाता है, हत्ता कि एंजाइम की एक्टिविटी अपने एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आके मैक्सिमम हो जाती है। वो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो ही बेस्ट टेम्परेचर होता है, उससे ज़्यादा आगे टेम्परेचर करेंगे तो भी क्या होगा कि एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, और अगर उससे पीछे करेंगे तो भी एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट हो रहे होते हैं, और इसमें जो है ना 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। यस सर। सर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर से ज्यादा हो गया फिर? तो फिर रिएक्शन जो है ना वो अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया तो फिर रिएक्शन जो है ना वो अ, फिर रिएक्शन दोबारा रिपीट करिएगा, क्वेश्चन क्या है। सर अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा हो गया तो हाँ, सर तो फिर फिर क्या उसकी होगा? एंजाइम की एक्टिविटी कम होने लगती है, और जब जब जो टेम्परेचर है ना वो रूम टेम्परेचर से कम होता है तो भी एक्टिविटी इसकी रुक जाती है, और ज़्यादा हो जाए तो भी रुक जाती है। हर हाल में जो है ना ये इनकी एक्टिविटी रुक जाती है, ये टेम्परेचर सेंसिटिव बहुत होते हैं। यही तो वजह है ना कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर की एक रेंज है। हाँ, वही है, जैसे हम्म। मिसाल तौर पर 102 103 बुखार तक है, 104 हो गया तो बस फिर दुआएं शुरू हो जाएंगी मसाजिद में वगैरह वगैरह। ठीक है। तो बिल्कुल इसी यस तरह सर। उसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है कि हमारे बॉडी के जो एंजाइम है उनकी ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 है, 37 से ज़्यादा करोगे तो भी मौत है, और 37 से बहुत ही कम हो गया तो भी मौत है। ठीक है, इसलिए कि एंजाइम जो है ना वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे इस टेम्परेचर से अगर आप बाहर जाएंगे तो। सर लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होता है इससे वो और एक्टिव नहीं हो जाते? हाँ, लेकिन इसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। हम जो है ना वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, तो हम वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। बाहर का अगर चेंज हो गया तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जो वार्म ब्लडेड वाले हैं ना, तो उनके एंजाइम्स ऐसे हैं कि वो सिर्फ बॉडी टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बॉडी टेम्परेचर ही उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 या 37 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, ये ऑप्टिमम ओके। टेम्परेचर से, इससे कम में भी नुकसान है, इससे ज़्यादा में भी नुकसान है। हम ज़्यादा हीट सेंसिटिव थोड़ी है, मैंने बताया ना हमारी हीट, हमारा टेम्परेचर तो 102 को क्रॉस कर जाएगा तो बस दवाएं शुरू हो जाएंगी ना। इसकी वजह ये है कि ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है ना वो सबसे पहले किसको नुकसान दे रहा होता है, हाई टेम्परेचर जो है ना एंजाइम को ही नुकसान दे रहा होता है, उसकी एक्टिविटी कम हो रही होती है। बहरहाल, और जो है ना राइज इन टेम्परेचर ऑफ, के अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो प्रोटीन जो है ना बाज़ों का डी नेचर हो जाता है। डी नेचर होने के बाद, डी नेचर होने का मतलब ये नहीं है बेकार हो गया, बस वो डी नेचर हो गया यानी अपने ओरिजिनल सूरत हाल बनी रहा। राइज इन टेम्परेचर या बॉइलिंग करने से भी क्या होता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर जाता है।
जिसकी वजह से वो उसके अंदर ना वो आ जाती है। जब टेम्परेचर से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा तो फिर रिएक्टिविटी कम हो जाए होती रहेगी। अच्छा, अगर एंजाइम को हाई टेम्परेचर मिल गया तो वो डीनेचर हो जाता है। डीनेचर होने का मतलब ये नहीं कि वो जो है बेकार हो जाता है, नहीं। डीनेचर होने का मतलब ये कि वो जैसे अल्कोहल अगर डीनेचर हो गया तो स्वाद में हो सकता है उसमें अल्कोहल फिर भी बचा हुआ हो, लेकिन कुछ तो कुछ जो है ना वो अल्कोहल अगर डीनेचर हो गया तो बिल्कुल बेकार नहीं होता वो। ठीक है, प्रोटीन अगर डीनेचर हो गए तो बिल्कुल बेकार नहीं होते। जैसे हाई टेम्परेचर के ऊपर आपने अंडा बना लिया तो उसके प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे, लेकिन वो उससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात ज़रूर है कि उसके जो है ना प्रोटीन डीनेचर हो गया, लेकिन मसला ये है कि अंडे के अंदर जो प्रोटीन होता है उनका काम तो चूज़ा बनाना होता है, तो आपको अपने पेट में चूज़ा तो नहीं बनाना। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वो प्रोटीन ऐसे इस फॉर्म में नहीं चाहिए जिस फॉर्म में अभी है, अंडे की फॉर्म में। ठीक है, हाँ वो ओके आपको सर। किसी और काम के लिए चाहिए, तो वो उसका डीनेचर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए कि फिर अगर डी नेचर का क्या मतलब है? जी, डी नेचर का क्या मतलब है? डीनेचर का मतलब ये है कि एंजाइम अपने ओरिजिनल सिचुएशन पर जो है जैसा कि सूरत हाल उसकी होती है वैसा नहीं रहा, उसमें कोई ना कोई चेंज आ गया। ओके सर। यानी कि अंडे में ठीक है, जो प्रोटीन लिक्विड फॉर्म में था, बॉइलिंग के बाद वो सॉलिड हो हाँ बॉइलिंग के बाद जो है ना वो डीनेचर हो चुका होता है। अंडा आपने फ्राई कर लिया तो उसकी वो डीनेचर हो गया, जैसे कि बहरहाल आपने उसको हाई गया। टेम्परेचर दे दिया। तो बस बात यही है कि डीनेचर होने का मतलब ये नहीं कि वो ख़राब हो गया है, ख़राब इससे क्या आप ख़राब नहीं होता वो, आपने उसको फ्राई कर लिया तो वो डीनेचर हो गया, ख़राब हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। इसलिए कि अगर आप कच्चा अंडा भी पी लेते हैं मिसाल के तौर पर तो भी जैसे ही वो आपके स्टमक में उतरता है, स्टमक में उतरते में ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है, वैसे ही वो डीनेचर हो जाता है। इससे कि स्टमक के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो भी क्या करता है चीज़ों को डीनेचर कर रहा होता है। तो आपने बस घबराना नहीं है, आपने जो है ना वो डीनेचर हो भी गया ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आज का, आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ना वो पूरी पूरी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो और भी ये लोग सर। कहते हैं ना कि भैया जो बॉडी बिल्डिंग करने वाले हैं उनको कच्चे अंडे खाने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंजे वो कहते हैं कि भाई कच्चे अंडे इसलिए खाने चाहिए इसलिए कि वो डीनेचर हुए हुए नहीं होते। जो पक्के अंडे होते हैं नहीं फ्राई हुए हुए तो वो डीनेचर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा वो जो है ना ऐसा कुछ इतना है नहीं। हाँ बस ये है कि डीनेचर होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली बात यही है कि आप जो भी चीज़ें खा रहे होते हैं पहले वो ब्रेक डाउन होती है, ब्रेक डाउन होने के बाद सिंपलर चीज़ों में वो डिवाइड होती है, सिंपलर चीज़ों में डिवाइड होने के बाद फिर वो इंसान को जो है वो सिंपलर चीज़ों में डिवाइड हो जाती है, फिर वक्त ज़रूरत इंसान को एनर्जी दे रही होती है। बहरहाल, lower temperature molecules move slower and fewer collision between enzyme and substrate। तो अगर टेम्परेचर कम होगा तो ना तो एंजाइम का जो है ना वो क्या होगा कि लोअर टेम्परेचर की वजह से वो उनकी कोलिजन जो है ना उनकी वो इतने एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, और जब कोलिजन एनर्जेटिक नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि काम होगा नहीं। हाँ जो रिएक्शन करना है वो तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये उन्होंने बताया कि जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 है, उसी के अंदर एंजाइम की एक्टिविटी बेस्ट होती है। इससे आगे चलें तो भी एंजाइम की एक्टिविटी नीचे आती है, और उससे पीछे जाएं तो भी एंजाइम की एक्टिविटी नीचे आएगी, खराब होगी। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना आपका रिएक्टेंट ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से जो एंजाइम के रिएक्शन होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन एक वक्त ये आता है कि जो एक्टिव साइट है ना वो क्या कर जाती है, सेचुरेट कर जाती है। जैसे मैं जो है ना एक दफ़ा ये लेक्चर दे रहा था तो मैंने कहा कि मैं क्या एग्जांपल दूं, मैंने मेरी बैग पर नज़र पड़ी, उस बैग में ना पूरे बैग के ऊपर बहुत सारे जो है वो बने हुए थे, डॉग का जो पॉ होता है ना, डॉग के जो पाँव होते हैं ना यस सर। पॉ, जी डॉग का सर। जो पाँव होता है ना वो बने हुए थे बहुत सारे। मैंने कहा था देखो एंजाइम ऐसा होता है कि एंजाइम में इसी तरह कई सारी एक्टिव साइट होती है। अब अगर आप रिएक्टेंट यानी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर अगर हम ये समझ लें कि उस बैग के ऊपर 100 पॉ के निशान थे डॉग के,
तो इसका मतलब, तो अगर इसी तरह एंजाइम के अंदर भी 100 पॉकेट्स हो सबस्ट्रेट के लिए, तो अगर एंजाइम जो है ना वो एंजाइम के अंदर अभी एक्टिव साइट खाली पड़ी है, तो फिर क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से। लेकिन अगर सारी 100 की 100 पॉकेट्स अगर एंजाइम की ऑक्यूपाई हो गई, ठीक है, तो अगर उसकी सारी जो है ना पॉकेट्स ऑक्यूपाई हो गई, फिर अगर सबस्ट्रेट आएगा तो उसको इंतजार करना पड़ेगा कि पुराना जाए, एंजाइम से निकल के जाए, तो मैं एंजाइम की उस जगह पे जाके खुद बैठूं। ठीक है, ये वाला पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है। सैचुरेशन पॉइंट का क्या मतलब है कि जितनी एक्टिव साइट थी वो सारी ब्लॉक हो गई। अब क्या होगा कि अब रेट ऑफ रिएक्शन में अब क्या होगा कि अब अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद, सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद क्या होता है कि जितनी अवेलेबल साइट्स होती हैं एंजाइम की वो सब ऑक्यूपाई हो जाती हैं। फिर उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो जीरो हो जाती है। अब क्या होगा कि अब नया आने वाला मॉलिक्यूल पहले क्या होगा, उसको पहले पुराना मॉलिक्यूल निकलेगा, तो फिर उसके लिए जगह बनेगी, फिर वो जाके जो है ना वो एंजाइम के ऊपर से बाइंड करेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन एंड सैचुरेशन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सर यानी कि कुछ एक पॉइंट पे आके हमारे पास रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि सर सारे जो हमारे पास एक्टिव साइट्स है सारी सेचुरेट हो हाँ जाती हैं सबस्ट्रेट से, तो और हाँ रिएक्शन नहीं होता। हाँ। उस वक्त क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो डिपेंड करेगी, अगर वो सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया ना, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन यस सर। डिपेंड करेगी कि सबस्ट्रेट कितना है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर ओके सबस्ट्रेट सर। लेकिन अगर जो है ना वो एंजाइम की सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो गई, फिर रेट ऑफ रिएक्शन एकदम से स्लो डाउन हो जाएगी। और फिर जब तक जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाने के जब तक पुराना नहीं निकलेगा तब तक नया नहीं आएगा। बहरहाल, ओके सर। अब इसके बाद देखें, ये इन्होंने बताया है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती चली गई। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये जो है ना कर्व फ्लैट हो गया, यानी अब जो है ना सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ नहीं रही। क्यों? इसलिए कि ये वो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। क्या आप हम्म। समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। इस ये लाइन जिस कि कर्व सर की, लेफ्ट। हाँ, तो ये जो आप लाइन कट करी ना कर्व से जिस पॉइंट पे, वहां सैचुरेशन पॉइंट आया था, जिसकी वजह से क्या है कि अब टाइम तो गुजर रहा है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन मजीद नहीं बढ़ रही। ओके सर। अच्छा, एंजाइम की एक ऑप्टिमम पीएच भी होती है जिस पीएच के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं। अगर उस पीएच ये पीएच वेरी कर जाए ना तो भी क्या होता है कि एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। जैसे हमारे जो ब्लड की पीएच है वो मेरे ख्याल से 7.3 है या ऐसे ही कुछ है। ठीक है, और अगर ये पीएच चेंज हो जाए, यानी आपने को ब्लड की पीएच क्या है, 7 की पीएच के ऊपर ब्लड काम कर रहा होता है, इससे कम पीएच हो जाए यानी स्लाइटली एसिडिक हो जाए तो भी मौत है, और स्लाइटली बेसिक हो जाए तो भी मौत है। हमारी पीएच रेंज तो बहुत ही छोटी है, 7.3 ऑप्टिमम रेंज है, 7 भी हो गई ना तो भी डेथ है। इससे कि एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाते हैं, एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं अगर पीएच एक पर्टिकुलर रेंज से बाहर हो जाए तो। जी। स्टमक का जो पेप्सिन है ना वो हाईली एसिडिक पीएच के ऊपर काम कर रहा होता है। इनहिबिटर्स इनहिबिटर्स क्या होते हैं? इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स देखें, इनहिबिटर्स क्या करते हैं, केमिकल में देखो, इनहिबिटर्स केमिकल्स दैट रिड्यूस द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, ये इनहिबिटर्स कहलाते हैं। तो एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। इनहिबिट माने ही रोकना है। और इनहिबिटर्स जो होते हैं स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, और ये एंजाइम को ब्लॉक कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, ये एंजाइम को की जो एक्टिव साइट है उसको ब्लॉक तो कर रहे होते हैं लेकिन उसको
डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे होते। जैसे ड्रग्स एंड पॉइजन है, तो ड्रग्स और पॉइजन जो है ना ये भी इनहिबिटर का काम कर रहे होते हैं। जैसे ड्रग है ना, कोई कोई एक पर्टिकुलर साइट को जो है ना ड्रग को इनहिबिटर के तौर पर काम करती होती है। जैसे जो वो होते हैं ना, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, नशे की जो आदी होते हैं ना, उनको हम ऐसी दवा, ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो जाके उस साइट को ब्लॉक कर देते हैं जिस साइट पे जाके नारकोटिक्स ने या ड्रग ने बैठना था, बाइंड करना था। ठीक है, ओके क्योंकि सर। हर मॉलिक्यूल जो है ना, हर मॉलिक्यूल बेसिकली जाके एंजाइम को बाइंड करता है, फिर वहां से अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तो एंजाइम के जिस पॉकेट के ऊपर जो है ना ड्रग ने जाके बैठना होता है और अपना काम परफॉर्म करना होता है, वो वाले उस जगह को जो है ना ड्रग के बजाय क्या कर लेते हैं कि इनहिबिटर जाके बाइंड कर लेते हैं। अब जब हमारे पास जो है जो एक्टिव साइट है उसके ऊपर इनहिबिटर आके बैठ गया, तो अब जो ड्रग है वो उसके पास आने के बाद बैठने की जगह से नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए कि वो जो एक्टिव साइट है वो तो ब्लॉक हो गई इनहिबिटर से। तो वहां फिर क्या होगा कि उसका एक्शन जो है ना वो होना बंद हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ना कि जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, तो जिस एंजाइम की पॉकेट पे जाके ड्रग ने अटैक करना होता है, तो हम ड्रग से मिलता जुलता ना एक एंजाइम बनाते हैं या कोई मेडिसिन बनाते हैं जो कि उस ड्रग के यानी नशे वाली चीज की शेप से मिलती जुलती होती है। जब वो ड्रग जो है ना बॉडी के अंदर जाती है तो वो जाके एंजाइम के एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देती है। जैसे ही एंजाइम की एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाएगी, तो वो जो ड्रग आने वाली है वो उसको अगर वो आ भी गई बॉडी के अंदर तो उसको जगह नहीं मिलेगी, जैसे कि एंजाइम की पॉकेट के ऊपर ऑलरेडी कोई आके बैठ चुका है। इसलिए हम्म। क्या होगा कि अगर बार बार ये ड्रग दी जाती रही तो क्या होगा कि एक वक्त ये आएगा कि उसको, जो ड्रग एडिक्ट है उसको आदत हो जाएगी कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, एंजाइम नहीं मिल रहा, मेरा मेरा तो गुजारा हो रहा है। इस तरह से क्या होता है कि ये इनहिबिटर काम करते हैं। देखो कुछ होती है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो इन इरिवर्सिबल इनहिबिटर क्या करते हैं, कंबाइन विद द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड इन द एक्टिव साइट, डिस्ट्रॉय द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये इन्होंने बस बताया कि जो इन इरिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जाके बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये एंजाइम को इरिवर्सिबल इनहिबिटर क्या करेंगे कि जो वो है सबस्ट्रेट उसको जाके बाइंड कर लेंगे, जिसकी वजह से वो जो एक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखें नर्व गैसेस एंड पेस्टिसाइड कंटेनिंग organophosphorus combined with saccharine reduces in the enzyme acetylophenol. Nerve gas and pesticide containing organophosphorus combined with saccharine residue in the enzyme। अच्छा बहरहाल ये तो मुश्किल एग्जाम पे हो सकते पता नहीं आपके बुक में है कि नहीं। रिवर्सिबल इनहिबिटर क्या होता है, देखिए फॉर्म वीक लिगेंड विद द एंजाइम, वीक लीकेज। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर क्या होता है कि वो एंजाइम को बाइंड बाइंड करता है लेकिन स्ट्रांगली बाइंड नहीं करता, वीकली बाइंड करता है। ठीक है, और जब बाइंडिंग वीकली होती है तो फिर उसके टूटने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ओके सर। रिवर्सिबल इनहिबिटर क्या होता है, रिवर्सिबल इनहिबिटर ये होगा कि फॉर्म वीक लिगेंड लिंकेज विद एंजाइम, ये एंजाइम के साथ लिंक तो होगा लेकिन वीक लिंकेज होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो साइट को ब्लॉक करेगा वो टेम्पररीली ब्लॉक करेगा। ठीक है, यस सर। ये कहलाते रिवर्सिबल इनहिबिटर कहलाते। फ्रेम सर वीक यानी कि दोबारा निकल के आ जाते हैं बाहर? है। सर यानी कि ये आते हैं एक्टिव साइट के साथ जुड़ते हैं, उसके बाद दोबारा आ जाते हैं? हाँ लेकिन इनका लिंकेज वीक रिकवर। होता है। जैसे आप ये समझें कि अगर किसी ड्रग एडिक्ट, कोई ड्रग एडिक्टेड है, उसको हमने देना होता है जो है ना वो पहली वाली इनहिबिशन देनी होती है। लेकिन अगर उसको रिवर्सिबल रिवर्सिबल इनहिबिशन दी गई ना, तो फिर क्या होगा कि वो ये जो ड्रग जाके बैठेगी उसी पॉकेट के ऊपर, जिसके पॉकेट के ऊपर ड्रग ने बैठना तो उसी पॉकेट के ऊपर मेडिसिन बैठ जाएगी। लेकिन चूंकि लिंकेज वीक है तो चांसेस होंगे कि उस पॉकेट पे से हो सकता है कि मेडिसिन निकल जाए और दोबारा ड्रग आके बैठ जाए।
ठीक है। ओके। लेकिन वो जो इससे पहले जो हमने देखा था इरिवर्सिबल इनहिबिशन, उनमें तो ये होता है कि जो पॉकेट है उस पर इतना स्ट्रांगली जाके मेडिसिन बाइंड कर लेती है कि अगर वो अपनी आदत के मुवाफिक दोबारा उसने नशा करना शुरू कर दिया, तो वो जो ड्रग होगी जो वो ले रहा होगा, वो जब बॉडी के अंदर जाएगी तो उसको पॉकेट ही नहीं मिलेगी, उसको पॉकेट तो ऑलरेडी मेडिसिन ने ओके। ऑक्यूपाई की हुई होगी। और वहाँ मेडिसिन की जो अटैचमेंट होती है वो इतनी स्ट्रांग होगी कि वो निकलेगी नहीं मेडिसिन। तो जिसकी वजह से वो जो नशा कर रहा है ना, उसको उसकी ड्रग को कोई पॉकेट मिलेगी नहीं बैठने के लिए। फिर उससे क्या होगा कि जब उसको पॉकेट ही नहीं मिलेगी तो उस ड्रग के हमारे जो डाइजेस्टिव अच्छा। सिस्टम है उसके जरिए उसके एक्सक्रीट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जबकि रिवर्सेबल में ये है ओके सर। कि चूंकि इनहिबिटर ने बहुत स्ट्रांगली बाइंड नहीं किया, तो चांसेस होते हैं कि अगर नशा करने वाले ने वही मेडिसिन ले ली तो यहाँ पे जो हमारी मेडिसिन है वो यहाँ से निकल आएगी, बाहर निकल आएगी, और उस जगह पे दोबारा जो है ना वो जगह खाली हो जाएगी, और उस जगह पे दोबारा जो ड्रग है ना वो अपना काम करना शुरू कर देगी, जो कि नुकसान है। ओके सर। These can be washed out of the solution by of enzyme by dialysis. सर लेकिन एक चीज में कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। हाँ, सर इनहिबिटर्स ड्रग्स हैं या इनके असरात को रोकने वाले? इनहिबिटर्स बेसिकली इनहिबिटर तो मेडिसिन है ना। इनहिबिटर्स मेडिसिन है। ऐसे भी इनहिबिटर्स ऐसे भी होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं, और इनहिबिटर्स ऐसे भी होते हैं कि जो अच्छे भी होते हैं। जैसे कि अगर कोई ऐसी मेडिसिन है कि जो कि किसी नशे वाली ड्रग की साइट को ब्लॉक कर रही है, तो वो एक अच्छा इनहिबिटर है। हम्म। ठीक है। और सर और बुरा इनहिबिटर? बुरा इनहिबिटर वो होगा कि जिसने किसी अच्छे काम की जो पॉकेट है उसको जाके जो है ना ब्लॉक कर दिया। सर बुरा, यानी कि वही ड्रग्स। क्या आप किसकी बात कर रही है, बुरा इनहिबिटर या अच्छा इनहिबिटर? बुरा इनहिबिटर। बुरा इनहिबिटर वो होगा कि जिसने किसी मेडिसिन की साइट को ब्लॉक कर दिया, जिसपे आके मेडिसिन ने काम करना था या कोई अच्छा काम होना था, उसको जाके ब्लॉक कर दिया, तो वो फिर बीमारी लेके आएगा जो बुरा सर वही ना इनहिबिटर होगा। ड्रग नीड की करते। बुरा बुरा इनहिबिटर जो है ना वो ओके सर। फिर बीमारी लेके आएगा। ओके सर। सर अच्छा। बुरे इनहिबिटर्स में वही होते हैं ना ड्रग्स वगैरह, यानी कि जो ड्रग ड्रग तो एक यानी कि सबस्ट्रेट गलत है, जो ड्रग नींद की गोलियां होती है वैसी ही देखिए कुछ। ड्रग एक सबस्ट्रेट है, उसने जाके पॉकेट से बाइंड करना है। ओके सर। ड्रग ऐसा होती है जैसे कोई सबस्ट्रेट है, मेडिसिन भी ऐसी होती है जैसे कोई सबस्ट्रेट है, और जाके उसने बाइंड करना होता है। एक होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर द एक्टिव साइट, द इनहिबिटर्स एक्शन इज proportional to its concentration, resemble the substrate structure closely. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐसा होता है कि जो है ना वो जिस मॉलिक्यूल से कॉम्पीट कर रहा है, उन दोनों का स्ट्रक्चर आपस में बहुत मिलता जुलता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई कोई साइट है, उससे उसको ब्लॉक करना है इनहिबिटर में, तो उस पे इनहिबिटर आके उसे ब्लॉक कर देगा। लेकिन उसमें सबस्ट्रेट भी आके उसको ब्लॉक कर सकता है, इसलिए कि इन दोनों की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना, वो मॉलिक्यूलर डिजाइन अगर एक दूसरे के बहुत क्लोज है, तो फिर हो सकता है कि वो कॉम्पिटिटिव उसके अंदर आएगा, कि हो सकता है कि एंजाइम की पॉकेट पे इनहिबिटर आके बैठ जाए, या हो सकता है कि एंजाइम की पॉकेट के ऊपर सबस्ट्रेट आके बैठ जाए, बिकॉज ऑफ रिजेम्बलेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। ये कहलाते ओके सर हैं यही। कॉम्पिटिटिव सर तो इनहिबिटर्स समझ नहीं आया। हैं। सर तो और सर समझ भी नहीं आया। हाँ, जैसे वो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना, बहुत मिलते जुलते होते हैं, इसी तरह के हम ये मॉलिक्यूल बना लेते हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट से बहुत मिलता जुलता होता है। ठीक है। अब जब ये दोनों मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर जाएंगे तो ये भी हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड कर ले उस पॉकेट से, और ये भी हो सकता है कि इनहिबिटर बाइंड कर ले, इसलिए कि दोनों की शक्ल मिलती जुलती है। यस सर सही है। तो ये कहते हैं कॉम्पिटिटिव। ये कॉम्पीट